साथियों, समय बहुत कम बचा है। अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में ही फॉर्म आने की प्रबल संभावना है और ऐसा आयोग ने कहा भी है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, इसलिए यही सही समय है। चीज़ों को तैयार करते चलिए फटाफट। हम लोग जितने भी PYQs पूछे गए हैं अब तक RO ARO की परीक्षा में, उन सब को तैयार कर लेंगे। इससे पहले हम लोग काफ़ी कुछ तैयार कर चुके हैं। अब जो है कंटिन्यू चीज़ें आपको उपलब्ध करा दूंगा। चलिए बढ़ते हैं बर्ड जियोग्राफी में। इसका एक हिस्सा हम लोग पहले ही तैयार कर चुके हैं। सबसे पहला सवाल, ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा ह्यूमिड हीट का अनुभव होता है जब मौसम दोस्तों कैसा होता है? उमस वाला होता है। जैसे आज के दिनों में आप देखते हैं कि पसीना ज़्यादा आता है, पंखा चल रहा है फिर भी पसीना आ रहा है। इसका मतलब क्या है? हवा में आर्द्रता ज़्यादा है दोस्तों। तो मौसम कैसा हो जाता है? उमस वाला होता है। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है दोस्तों? तो फाकलैंड की धारा, लेब्राडोर की धारा, ये दोनों ठंडी धाराएं हैं। ब्राज़ील की धारा जो है दोस्तों गर्म धारा है, याद रखिएगा, जो कि अटलांटिक महासागर की धारा है। फान एक स्थानीय पवन है दोस्तों। फान पवनों पर एक अलग से वीडियो उपलब्ध कराऊंगा दोस्तों। अब से चीज़ें आपके लिए कंटिन्यू मिलनी शुरू हो जाएंगी। करंट अफेयर्स और थोड़ा सा बचा है, कल सुबह आपको वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद हम करंट अफेयर्स को नियमित रूप से करते चलेंगे, इसीलिए चीज़ें रुकी पड़ी हैं। पहले करंट अफेयर्स को हम लोग बराबरी पे ले आएँ, क्योंकि गैप हो गया था। तो दोस्तों, फान एक स्थानीय पवन है, कहाँ की? स्विट्जरलैंड की। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। पंपाज जो है दोस्तों घास के मैदान दिए गए हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ देश दिए गए हैं। बताना है कि कौन सा घास का मैदान किस देश में है। तो पंपाज जो है दोस्तों वो कहाँ है? अर्जेंटीना में। बेल्ट जो है दोस्तों कहाँ है? बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में है घास के मैदान। डाउन्स जो है दोस्तों कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। कंफ्यूज कतई नहीं होना है। याद करने का ट्रिक ये है, यदि आप बर्ड मैप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया सबसे डाउन में है, मतलब अलग थलग है, सबसे नीचे लटका हुआ है। इसलिए डाउन्स जो है वो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। बेल्ट अफ्रीका में है। पुस्टैज या फिर पुस्ताज जो है दोस्तों वो कहाँ है? हंगरी में। याद रखिएगा। विकल्प ए इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा। कथन और कारण दिए गए हैं। अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपाज का मैदान मुख्य क्षेत्र है। ठीक बात है, क्योंकि जैसे ही कारण आए तो वहाँ पर एक शब्द जोड़ा करिए, क्योंकि पंपाज की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। एकदम सही है दोस्तों। तो कथन भी ठीक है और कारण भी ठीक है, और इसके साथ ही कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। तो इस तरह से विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए सही उत्तर हो जाएगा। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है दोस्तों? स्वाभाविक सी बात है, जापान का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो सर्वाधिक वन आच्छादित है, मतलब वनों से आच्छादित है, वनों से भरा हुआ है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। मानसूनी वन एक तरफ वन दिए गए हैं और दूसरी तरफ संबंधित पेड़ दिए गए हैं, तो उनका मिलान करना है दोस्तों। विषुवत रेखीय वन कौन कौन से हैं दोस्तों? वनों से संबंधित वृक्ष हैं कौन से? महोगनी एवं रोजवुड। रोजवुड दोस्तों शीशम, उसकी जो लकड़ी होती है वो गुलाब की तरह होती है, उसी को रोजवुड कहते हैं। महोगनी एवं रोजवुड जो है विषुवत रेखीय वन हैं। भूमध्य सागरीय वन दोस्तों, जो रसीले फल वाले वृक्ष होते हैं वो भूमध्य सागरीय जलवायु में उत्पन्न होते हैं। तो भूमध्य सागरीय वनों से संबंधित वृक्ष कौन से हो जाएंगे? आलू बुखारा एवं जैतून। अब कौन बचा? कोणधारी वन। तो कोणधारी वन दोस्तों चीड़ और फर हो जाएंगे। बचा केवल एक, सागौन और साखू। तो ये जो है दोस्तों मानसूनी वन के उदाहरण हैं, याद रखिएगा। मानसूनी वन से संबंधित वृक्ष हैं। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय
वनों में नहीं पाया जाता है दोस्तों। तो सागौन भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता, बाकी ओस्ट, चेस्टनट और जैतून सभी जो हैं भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित देशों में कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? दोस्तों, भूमध्य रेखा के आसपास की जो जलवायु है उसी को भूमध्य रेखीय जलवायु कहते हैं। दोस्तों, कांगो हो गया, गैबन हो गया और जायरे, ये तीनों भूमध्य रेखा पर ही स्थित देश हैं। इथियोपिया जो है दोस्तों वो भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है, इसलिए ये भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अब इनकी व्याख्या पे मत जाइएगा, इधर उधर का, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वैसी स्थिति बना रखी है। निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? दोस्तों, भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र कितने से कितने अक्षांश तक? 30 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ अक्षांशों तक के क्षेत्रों की जो जलवायु है वो भूमध्य सागरीय जलवायु कही जाती है। ये ऐसी जलवायु होती है जहाँ गर्मी की ऋतु जो है वो शुष्क होती, जैसे अपने यहाँ जाड़ों की ऋतु शुष्क होती, मतलब वर्षा नहीं होती है, सूखी होती है, पसीना नहीं आता है। वैसी ही जलवायु भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की होती है। और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में दोस्तों शीत ऋतु में वर्षा होती, मतलब अपने यहाँ की उल्टी जलवायु होती है। और दोस्तों, इस प्रकार की जलवायु में जो वृक्ष होते हैं, जो वनस्पति होती है, वो रसदार फलों को उत्पादित करती है, फलों का उत्पादन होता है दोस्तों। तो इसमें कौन सा भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत नहीं शामिल है दोस्तों? तो न्यूयॉर्क, ये दोस्तों 45 डिग्री से ऊपर पहुंच जा रहा है। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। जियोग्राफी पढ़ते समय दोस्तों मैप को जरूर अपने साथ रखा करिए। अब दोस्तों, जलवायु की किस्म बतानी है और क्षेत्र बताना है। विषुवतीय जलवायु, अभी हम लोगों ने दोस्तों क्या पढ़ा? ऊपर पढ़ा है कि कांगो जो है वो विषुवत रेखा पर स्थित देश है, तो कांगो विषुवतीय जलवायु से संबंधित हो जाएगा। सवाना जो है दोस्तों वो सूडान, जो अफ्रीकी देश है दोस्तों, सूडान की जो जलवायु है दोस्तों वो कैसी है? सवाना प्रकार की। मानसूनी जलवायु दोस्तों हमारे पड़ोसी बांग्लादेश की हो जाएगी। बचा कौन? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया जो है भूमध्य सागरीय जलवायु से संबंधित है। तो इस तरह से जब आप मिलान करेंगे तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, संसाधन सीमित हैं, इस वजह से सीधे फोटो खींच के चीज़ें आपको उपलब्ध कराता हूँ। संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? बहुत ही बच्चा सवाल है। मासिनराम। जी हाँ दोस्तों, मासिनराम जो है संसार का सर्वाधिक आर्द्रतम स्थान है, मतलब यहाँ पर संसार में सर्वाधिक वर्षा होती है। वर्षा के लिए आर्द्रता की उपस्थिति अपरिहार्य है दोस्तों, बिना आर्द्रता के वर्षा नहीं होगी। विषुवत रेखीय प्रदेश का कथन और कारण दिए गए हैं। विषुवत रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है, एकदम सही है, लेकिन मनुष्यों के लिए अनुकूल नहीं है, एकदम सही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर तापांतर कम होता है, एक सा तापमान बना रहता है, वो भी ज़्यादा रहता है, और ज़्यादा तापमान में जो बैक्टीरिया और वायरस हैं वो ज़्यादा पनपते हैं। कारण क्या है? विषुवत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है, एकदम सही है दोस्तों। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी करता है दोस्तों। इसी कंडीशन के कारण इस क्षेत्र में बीमारियां ज़्यादा होती हैं, तो लोग जो हैं अक्सर बीमार रहते हैं। आप अफ्रीकी देशों को उठा के देख सकते हैं, वहाँ अक्सर लोग महामारियों से पीड़ित रहते हैं। तो इस तरह से कथन और कारण दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण भी है, आर का। इन्होंने क्या किया है? ए तथा आर दोनों सही, पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। विषुवतीय प्रदेश रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है। विषुवत रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्यों के लिए नहीं। दोस्तों,
विकल्प ए ही सही उत्तर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, विकल्प ए ही सही उत्तर होगा, इन्होंने गलत दिया है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? जनजातियां दी गई हैं और संबंधित क्षेत्र दिया गया है। किर्गिज दोस्तों मध्य एशिया से संबंधित हैं। मसाई जो हैं दोस्तों पश्चिम अफ्रीका के बजाय दोस्तों पूर्वी अफ्रीका से संबंधित हैं। पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र में निवास करते मसाई जनजाति के लोग दोस्तों, इस जनजाति के लोग एक दूसरे के हाथों पर थूक कर अभिवादन करते हैं। जैसे अपने यहाँ नमस्ते नमस्कार या फिर हाथ मिलाते हैं जैसे ही किसी से मिलते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ जैसे ही कोई सामने व्यक्ति आता है तो वो दूसरे के हाथों पे थूकता है और दूसरा व्यक्ति इसके हाथों पे थूकता है, तो इस तरह से अभिवादन होता है। रेड इंडियंस दोस्तों उत्तरी अमेरिका से और एस्किमो जो हैं वो ग्रीनलैंड से संबंधित हैं। तो इस तरह से विकल्प बी सही सुमेलित नहीं है। फिर दोस्तों मिलाना है। फुलानी जो हैं दोस्तों पश्चिमी अफ्रीका से संबंधित हैं। बंतू जो हैं दोस्तों वो सहारा क्षेत्र से संबंधित हैं, अफ्रीका के ही। मसाई जो हैं दोस्तों पूर्वी अफ्रीका से संबंधित हैं और नूबा जो हैं सूडान से संबंधित हैं। लेकिन दोस्तों बंतू जो हैं वो सहारा से नहीं संबंधित हैं, याद रखिएगा। नूबा सूडान से संबंधित है। सूडान की राजधानी जो है दोस्तों, उत्तरी सूडान की राजधानी दोस्तों खार्तूम है। आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा राजधानियों पर, क्योंकि राजधानियाँ आर में बहुत पूछी जाती हैं। खार्तूम और दोस्तों जो दक्षिणी सूडान है उसकी राजधानी जो है वो जूबा है। तो जूबा और नूबा इस तरह से कनेक्ट करिएगा तो भूलेंगे नहीं। तो नूबा जो हैं दोस्तों वो सूडान से संबंधित हैं। बंतू कहाँ से संबंधित है देखते हैं। बंतू जो है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, पूर्वी से भी संबंधित है, मध्य और दक्षिणी अफ्रीका से भी संबंधित हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो स्कैंडिनेविया जो प्रदेश हैं दोस्तों, स्कैंडिनेवियन कंट्रियों से संबंधित जो प्रदेश है वो लैप्स जनजाति के लिए जाना जाता है। दोस्तों पुराना पेपर इतना रगड़ो कि ऊब जाओ, क्योंकि जो रिपीटेड प्रश्न होते हैं वो बड़ी मात्रा में आते हैं और यही सिलेक्शन तय कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो सभी जानते होंगे चीन। भारत इस मामले में दूसरे स्थान पे है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है? तो दोस्तों वर्तमान में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक जो है वो इंडिया है, दूसरे स्थान पर थाईलैंड है। जी हाँ, थाईलैंड दूसरे स्थान पे है, तो इस पे स्टार मार देते हैं। जो फसलें हैं दोस्तों निर्यात और उत्पादन इनसे संबंधित अलग अलग आपको वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। अभी इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि डेटा बदलता रहता है, एग्जाम से ठीक पहले आपको उपलब्ध करा दूंगा। जनगणना, कृषि, ये उत्पादन, भंडारण, ऐसे जो मुद्दे हैं दोस्तों जो बदलते रहते हैं उनको एग्जाम से ठीक पहले करवाऊंगा। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन अभी जो चीज़ें आपको उपलब्ध करा रहा हूँ वो अभी के परिप्रेक्ष्य में सही हैं, अपडेटेड हैं। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? तो थाईलैंड। वर्तमान में थाईलैंड प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। फिर फसलें और क्षेत्र बताने हैं दोस्तों। गन्ना जो है दोस्तों वो मॉरिशस में उपजाया जाता है। रबर जो है वो मलेशिया क्षेत्र में उपजाई जाती है, प्रमुख फसल है। जैतून भूमध्य सागरीय फसल है दोस्तों, तो कहाँ होगी? इटली में। बचा कहवा दोस्तों, तो कहवा कहाँ की मुख्य फसल है? कोलंबिया की। तो इस तरह से जब मिलान करेंगे तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। एक फसली कृषि विशेषता है दोस्तों आत्मनिर्भरता मूलक कृषि की, जैविक कृषि की नहीं, चलवासी कृषि की नहीं, व्यापारिक अन्न कृषि की। जी हाँ दोस्तों, जब
किसी क्षेत्र विशेष में ऐसी कृषि की जाती है जिसका ज़्यादा व्यापारिक महत्व होता है, जिसकी डिमांड ज़्यादा होती, तो उस क्षेत्र की कृषि को ही मतलब उस क्षेत्र की कृषि एक फसली प्रकृति की होती है। वहाँ लोग एक ही फसल पे ज़्यादा जोर देते हैं। जैसे आप उत्तर भारत में पंजाब उठा के देख लीजिए, वहाँ धान और गेहूँ ही ज़्यादा होता है। नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो धान के लिए। गेहूं के लिए दोस्तों एजोटोबैक्टर, तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों निश्चिंत रहिए, आपके लिए अचूक मार्ग सामग्री क्लास दे ही रहा हूँ। इसके बाद जैसे ही मैगजीन आएगी वो उपलब्ध करा दूंगा। इतना अगर आपने कर डाला तो समझ लीजिए आपकी लाइफ झिंगा लाला। निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है? मार्फिन जो है दोस्तों चाय में नहीं पाया जाता है। मार्फिन जो है दोस्तों वो अफीम का घटक है, याद रखिएगा। बाकी थीन, टेनिन और कैफीन सभी चाय में पाए जाते हैं। तो चाय कैसा एक मादक द्रव्य हो गया। विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश इनमें कौन सा हो जाएगा? बोलीविया तो नहीं होगा, भारत भी नहीं होगा, चीन भी नहीं होगा, ब्राजील हो जाएगा। विकल्प बी सही उत्तर है। वर्तमान में ब्राजील ही सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है, याद रखिएगा। मूंगफली किस देश की मुख्य फसल है दोस्तों? तो गैम्बिया की मुख्य फसल है। ये फैक्ट नहीं बदलने वाला है, इसको रट जाइएगा। दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है दोस्तों? तो भारत का प्रथम स्थान है, याद रखिएगा। अगर भारत में दुग्ध उत्पादन की बात करें तो राजस्थान पहले स्थान पे आ गया है, यूपी दूसरे स्थान पे है। ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा, अक्सर आप यूपी करके आएंगे। रुकबा झील क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? रुकबा जो कि तंजानिया का क्षेत्र है दोस्तों, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क नहीं दोस्तों, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। रुकबा झील क्षेत्र दोस्तों तंजानिया में स्थित है। ये कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। निम्नलिखित देशों में कौन विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है दोस्तों? तो इनमें एक भी नहीं है दोस्तों। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत चौथे नंबर पे है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन उस समय के अनुसार चीन था। फिर है यूरोप के लौह उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान है। अब यूरोप तो लिया ही लिया है, उसमें भी फ्रांस ले लिया है, तो ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? कजाकिस्तान का करागंडा क्षेत्र लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही कोस्ताने क्षेत्र भी, अब कोस्ताने में भी कहा है और कारागंडा में भी कहा है और कजाकिस्तान में भी कहा है। तो कोस्ताने, करागंडा कजाकिस्तान में है, लौह अयस्क के लिए जाने जाते हैं। यूक्रेन का क्रिवाय राग क्षेत्र जो है लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। जर्मनी में नारमंडी क्षेत्र नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। नारमंडी क्षेत्र कहाँ है? फ्रांस में है, जो कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। फ्रांस का पिरनीज क्षेत्र लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है, याद रखिएगा। तो इस तरह से विकल्प सी सही उत्तर नहीं है। नारमंडी कहाँ है? फ्रांस में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है और नहीं है? इसको गौर से पढ़ा करिए। ये जो टेल वर्ड होते हैं अक्सर भ्रमित कर देते हैं। लारेन औद्योगिक प्रदेश दोस्तों कहाँ है? इटली में। रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में। ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश दोस्तों फ्रांस में ना होकर यूनाइटेड किंगडम में है। सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश दोस्तों ये भी यूनाइटेड किंगडम में है, याद रखिएगा। तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। मतलब
ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश। देखते हैं इन्होंने क्या किया। इन्होंने तो विकल्प बी को सही माना है। ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम, लॉरेन फ्रांस में, रूर जर्मनी में। एक मिनट, लॉरेन कौन सा सही सुमेलित है? जी हाँ दोस्तों, विकल्प बी। देखिए हम आपको बताया और खुद ही गच्चा खा गए। ब्रिस्टल कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में, और रूर जर्मनी में है, यही वाला सही है दोस्तों। लॉरेन फ्रांस में है, और सैक्सोनी कहाँ है दोस्तों? देखते हैं, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं। सैक्सोनी जर्मनी में है, रूर जर्मनी में है, यही विकल्प सही था। लॉरेन फ्रांस में, ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम में। तो इस तरह से मिला लीजिएगा। फिर से रिपीट कर दिया है। लॉरेन अभी आपको बताया है। लॉरेन कहाँ है? फ्रांस में। लौह अयस्क क्षेत्र है फ्रांस में। मिडलैंड कहाँ है? यूके में। कोस्ताने अभी आपको ऊपर बताया कजाकिस्तान में है। बचा कौन? किरूना कहाँ है? स्वीडन में। दोस्तों ये ऐसे फैक्ट हैं जिनको आपको बार बार हनुमान चालीसा की तरह पढ़ना चाहिए, तभी याद होंगे। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है दोस्तों किसके लिए? लौह अयस्क भंडार के लिए। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका के बृहद झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? देखिए इसी से संबंधित प्रश्न अभी पहले वाला था और वही फिर से दे दिया है। तो ये किसके लिए हो जाएगा? लौह अयस्क से संबंधित उद्योग के लिए ही ये प्रसिद्ध हो जाएगा। तो इसमें विकल्प डी सही हो जाएगा। इस्पात एवं इंजीनियरिंग के लिए विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है दोस्तों? तो वेनेजुएला में। दूसरे नंबर पे कौन है दोस्तों? सऊदी अरब। याद रखिएगा। तेल उत्पादक की बात करें दोस्तों, वर्तमान में सबसे बड़ा तेल उत्पादक जो है वो यूएसए है, ये भी याद रखिएगा। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? तो अभी आपको बताया सऊदी अरब पहले नंबर पे आ जाएगा। तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? तो बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में ए और बॉक्साइट में बी। ए के बाद क्या आता है? बी। तो ए बी की शादी करा दीजिए। ए का संबंध बी से, बी बोले तो बॉक्साइट से। तो विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक कौन हो गया? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया ही लौह अयस्क का भी सबसे बड़ा उत्पादक देश है, याद रखिएगा। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन सा है? ये देख लेते हैं। जाम्बिया। जाम्बिया जो है सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है अफ्रीका में, याद रखिएगा। चिक्विकामाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर रिपीट कर दिया जाता है। चिक्विकामाटा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों? तो तांबा में। चक्की का आटा दोस्तों कहाँ पड़ता है? तवे पर। चिक्विकामाटा मतलब चक्की का आटा कहाँ पड़ता है? तवे पर। तवा बोले तो तांबा। और ये है कहाँ दोस्तों? चिली में। तो चिक्की में भी ची है और चिली में भी ची है, तो इस तरह से जोड़ेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। तो चिक्विकामाटा काहे के लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है? दोस्तों कोयला भी है रूस में, लौह अयस्क भी है, और हीरा में तो अव्वल है, चाहे वो भंडारण की बात की जाए या फिर उत्पादन की, दोनों में रूस का पहला स्थान है। तो क्या नहीं है? यूरेनियम इसमें नहीं है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। दोस्तों खूब मेहनत कीजिए, तभी काम चलेगा। कंपटीशन भर के होगा, और आगे वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी वो भविष्य के गर्व की बात है। ज़्यादा संभावना इस बात की है कि आगे वैकेंसी नहीं आएगी, इसलिए गोल्डन चांस है। यदि अभी चूके तो गए। निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? अभी आपको बताया रूस हो जाएगा। यदि भंडारण की बात कर दी जाए तब भी रूस ही होगा।
कौन सा सही सुमेलित नहीं है? टेल बर्ड को पकड़िए, नहीं। बोलीविया टिन से संबंधित है। टिन क्या है दोस्तों? टिन को जब बजाएंगे तो क्या होता है? बोलती है। तो बोलीविया टिन से संबंधित है। ब्राज़ील लौह अयस्क से संबंधित है। मैक्सिको चांदी से संबंधित है। और पेरू सोरा से संबंधित है। तो इस तरह से दोस्तों इसमें सभी विकल्प सही हैं वर्तमान प्रसंग में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फिर से बोलीविया टिन, ब्राज़ील लौह अयस्क, मैक्सिको चांदी। चांदी उत्पादन में मैक्सिको पहले स्थान पे है। और दोस्तों चांदी की क्या बनती है? पायल। और पायल कहाँ पहनी जाती है? नीचे। कहाँ? पैर में। पैर कहाँ होता है? नीचे। पैर में नीचे पहनी जाती है। मैप अगर उठा के देखेंगे तो दोस्तों मैप में पेरू दोस्तों कहाँ है? उत्तरी अमेरिका के नीचे दक्षिणी अमेरिका में। तो पेरू में चांदी की पायल पहनी जाती है। और नीचे ही दोस्तों क्या होता है? भंडारण। तो चांदी के भंडारण में पेरू पहले स्थान पे है। और यदि उत्पादन की बात करें तो उसके ठीक ऊपर मैक्सिको पहले स्थान पे है। और जो लोग रेगुलर मुझसे पढ़ते हैं तो मैं उनको ऐसे ही बताता हूँ, ऊपर उत्पादन रहता है और नीचे भंडारण। आप मैप उठा के देखेंगे तो पेरू नीचे है और मैक्सिको ऊपर है। तो मैक्सिको चांदी के उत्पादन में पहले स्थान पे है, पेरू भंडारण में पहले स्थान पे है। तो विकल्प डी सही नहीं है। मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है, देखिए पूछ दिया है तो काहे का हो जाएगा? चांदी का। देश और प्रमुख प्राथमिक निर्यात मिलाने हैं दोस्तों। बेनिन जो है दोस्तों, बिनाई किसकी होती है? कपास से, कपड़े की बिनाई जिसको कहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वैसे होता तो है बुनाई। तो बेनिन कपास से संबंधित है, कपास के निर्यात से संबंधित है। चाड जो है दोस्तों, नाइजर और रवांडा देख लेते हैं दोस्तों। एक तो पक्का पता है मुझको, ये कहाँ दिया? यहाँ पर। चाड पेट्रोलियम के लिए है, नाइजर यूरेनियम के लिए, रवांडा कैबा और कॉफ़ी के लिए, बेनिन कपास से संबंधित है, याद रखिएगा। केंद्र दिए गए हैं और उद्योग दिए गए हैं। सलेम जो है दोस्तों कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है सलेम। काहे के लिए जाना जाता है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। लॉस एंजेल्स जो है दोस्तों वो काहे के लिए जाना जाता है? हवाई जहाज़ के निर्माण के लिए। एंजल क्या होते हैं दोस्तों? फरिश्ते। फरिश्ते कहाँ? हवा में उड़ते हैं, तो हवाई सैर करते हैं एंजल्स। तो लॉस एंजेल्स जो है हवाई जहाज़ के लिए जाना जाता है। नगोया जो है दोस्तों लौह एवं इस्पात के लिए जाना जाता है। नगोया जापान में है। अबादान जो है दोस्तों तेल शोधन के लिए जाना जाता है। तो इस तरह से जब मिलाएंगे तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अनशन जो है दोस्तों बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अनशन लोहा एवं इस्पात से संबंधित है। डेट्राइट बहुत बार पूछा जाता है, ऑटोमोबाइल से संबंधित है। चेल्याब्रिंस्क पोत निर्माण से। और मिलान जो है वो रेशमी वस्त्र से। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? चेल्याब्रिंस्क पोत निर्माण से संबंधित नहीं है दोस्तों। बाकी सभी सही सुमेलित हैं। मिलान रेशमी वस्त्र उद्योग से संबंधित है। मिलान इटली में है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ह्यूस्टन दोस्तों, पिछली बार आपने देखा होगा हाउडी मोदी जो शो हुआ था अमेरिका में, किस प्रांत में हुआ था? टेक्सास प्रांत में सुमेलित है। स्पैरोज पॉइंट मैरीलैंड में है। और न्यू ऑरलियंस लुइजियाना, कैमडेन फ्लोरिडा
देखते हैं इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों। विकल्प डी वाला सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं, इसको रट जाइएगा, इसका और कोई उपचार नहीं है। कैमडेन संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। निम्नलिखित देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? तो वर्तमान में भी ऑस्ट्रेलिया ही ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक है। इन्होंने चीन माना है, लेकिन वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पे है। और भारत में यदि ऊन उत्पादन की बात करें तो राजस्थान पहले स्थान पे है। निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में कौन जर्मनी से संबंधित है दोस्तों? तो वुपरताल जो है दोस्तों जर्मनी से संबंधित है, याद रखिएगा, वुपरताल। निम्नलिखित में से कौन सा फुट लूज उद्योग का एक उदाहरण है दोस्तों? ऐसे उद्योग जहां पर वजन ज़्यादा मायने नहीं रखता है, बहुत ही हल्के प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे वो कच्चा माल हो, उनका कच्चा माल भी बहुत हल्का होता है। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर ही ऐसा उद्योग है जो फुट लूज उद्योग का उदाहरण है। तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं दोस्तों? तो जापान में। क्योंकि जापान में दोस्तों उत्पादन होता नहीं, अक्सर लौह अयस्क के कारखाने वहीं पर लगाए जाते हैं जहां पर लौह अयस्क के बड़े भंडार होते हैं। बड़े भंडार होते हैं, जैसे आप इधर देखिए अपने भारत में झारखंड, उड़ीसा, इनके आसपास ही इनका विकास हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा भंडार हैं। लेकिन जापान में इनके भंडार है नहीं, जापान में ये आयात किया जाता है। तो दोस्तों जहाँ बाजार होती वहीं पर इनका कारखाना लगाया गया है। तो जापान में ऐसे कारखाने पाए जाते हैं बाजार आधारित। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, जापान का एक प्रांत है ओसाका। जापान के सभी लोहा इस्पात उद्योग केंद्र दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको ऊपर बताया है कि लोहा इस्पात जो है जापान में इंपोर्ट ज़्यादा किया जाता है। तो इसका परिणाम क्या होगा कि तटीय क्षेत्रों में ही जहाँ पर जहाज रुकते हैं और जहाज के नज़दीक ही इन कारखानों का निर्माण किया गया है। ये भी सही है। जापान का उत्तरी क्यूशू क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। और दोस्तों पूर्वी एशिया में जापान जलयान निर्माण उद्योग में अग्रणी है, यह कथन भी सही है दोस्तों। तो सभी कथन सही हैं। इसमें विवादित प्रश्न है, इस पे आयोग ने स्टार दिया था। संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है, एकदम सही है दोस्तों, क्योंकि वह संसार के दो मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। किनको दोस्तों? उत्तरी अमेरिका को और यूरोप को जोड़ता है, इसीलिए ये संसार का सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और इसके साथ व्याख्या भी हो रही है। तो इस तरह से विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? जी हाँ, विकल्प जरूर पढ़ा करिए। ज़्यादातर ए वाला विकल्प इस तरह का रहता है, लेकिन कभी कभी ऊपर नीचे कर देता है। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। कुछ लोग बिना पढ़े ही मार देते हैं और आयोग खेल कर देता है। पोत भार टनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह दोस्तों कौन सा है? तो वर्तमान में संघाई बंदरगाह जो है पोत भार टनमान की दृष्टि से, मतलब कौन से बंदरगाह से ज़्यादा लोड लेके जो जहाज हैं वो जाते हैं, तो संघाई से। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता कौन है दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा दक्षिण कोरिया। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अभी जो नए आंकड़े हैं उनके अनुसार दोस्तों चीन है। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है दोस्तों? तो बलूचिस्तान प्रांत में। इसको काउंटर करने के लिए भारत ने दोस्तों कहाँ अपना एक बंदरगाह बनाया है? ईरान में। कहाँ? चाबहार बंदरगाह, ईरान में चाबहार बंदरगाह। अब विविध प्रश्नों को देखते हैं। ग्रैंड बैंक स्थित है दोस्तों कहाँ? उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर? जी नहीं,
उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यूयॉर्क के पास स्थित है, याद रखिएगा। ग्रैंड बैंक, यहाँ पर दोस्तों जो न्यू फाउंडलैंड गल्फ ऑफ स्ट्रीम, दोस्तों जी हाँ, गल्फ ऑफ स्ट्रीम जो गर्म जलधारा है, गल्फ ऑफ स्ट्रीम, और दोस्तों लेब्राडोर की धारा, ये दो जलधाराएं, लेब्राडोर की ठंडी जलधारा, ये कोल्ड है और ये हॉट है। ये दोनों जलधाराएं जहां पर मिलती हैं दोस्तों, वो स्थान ग्रैंड बैंक के नाम से जाना जाता है। जब गर्म और ठंडी जलधाराएं जिस स्थान पर मिलती हैं तो उस स्थान पर मत्स्यन उत्पादन केंद्र का निर्माण हो जाता है, वहाँ पर मछली उत्पादन की दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ऐसा ही एक स्थान है ग्रैंड बैंक जो मछली उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर है, अटलांटिक महासागर में। बरमुडा त्रिभुज, दोस्तों बरमुडा त्रिभुज, इसको रहस्यमयी त्रिभुज भी कहते हैं। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? अटलांटिक महासागर में है। और अटलांटिक महासागर में दोस्तों कहाँ है? पूर्वी दक्षिणी अटलांटिक महासागर या पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। बरमुडा त्रिभुज दोस्तों रहस्यमयी त्रिभुज इसको इसलिए कहते हैं, बरमुडा ट्रायंगल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि बड़े बड़े जहाज जो हैं दोस्तों इसमें जाके डूब गए और पता नहीं लगा। जहाज मतलब हवाई जहाज़ों की बात हो रही है, इसके ऊपर से गुजरे हैं और जाके गायब हो गए, कुछ पता नहीं चला। आज तक इसका वैज्ञानिक जो है मुख्य कारण नहीं खोज पाए हैं, अभी भी ये रहस्य बना हुआ है बरमुडा ट्रायंगल। दोस्तों ऐसा ही बरमुडा ट्रायंगल इश्क का होता है, जहाँ बड़े बड़े सूरवीर और योद्धा अपने विमान सहित, फाइटर जेट सहित डूब गए जाके। तो इस तरह से अपनी जवानी को जाया मत कीजिए, उसको सही दिशा में निवेश कीजिए। इश्क के बरमुडा ट्रायंगल से बचिए। विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक है कौन सा दोस्तों? इटली। वर्तमान में इटली जो है मदिरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। शैंपेन शराब के लिए कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? फ्रांस। निम्नलिखित देशों में कौन सा ओपेक का सदस्य नहीं है दोस्तों? तो चीन जो है ओपेक का सदस्य नहीं है। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोल का निर्यात करने वाले देशों का ये संगठन है दोस्तों। इसमें ना तो यूएसए शामिल है, ना ही भारत शामिल है और ना ही चाइना शामिल है। पहले इसमें 14 देश थे, लेकिन वर्तमान में इसमें कुल 13 देश हैं, याद रखिएगा, अक्सर पूछ लिया जाता है। हेडक्वार्टर इसका ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। स्थापना इसकी दोस्तों 1960 में हुई थी। पहले इसमें 14 देश थे, लेकिन दोस्तों 2019 में जो है कतर इससे अलग हो गया, याद रखिएगा, कतर इससे अलग हो गया। तो इस तरह से इसमें कुल 13 ही देश बचे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भाषा दी गई है दोस्तों और देश दिया गया है। डेनिश डेनमार्क की भाषा है, डच जो है नीदरलैंड की भाषा है, मंदारिन चीन की भाषा है, बहासा जो है दोस्तों थाईलैंड की भाषा नहीं है, बहासा जो है दोस्तों वो इंडोनेशिया की भाषा है, याद रखिएगा। तो इस तरह से विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। फिर चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी दोस्तों कहाँ? यूक्रेन में। ये अभी युद्ध के दौरान भी चर्चा में रहा था। चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र, चेरनोबिल परमाणु आपदा कहाँ घटित हुई थी? यूक्रेन में दोस्तों। कब? 1986 में। 1986 में ये घटना हुई थी। अक्सर वर्ष भी पूछ लिया जाता है। 86 को 86 पढ़िएगा और 86 चेरनो। निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? वर्तमान में दोस्तों यह उपलब्धि चीन के नाम है, उस समय नॉर्वे के नाम थी। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है, जहां पर भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? अधिकेंद्र। और जहां पर उत्पन्न होती हैं उसको भूकंप मूल कहते हैं। तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। फिर है लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भुखमरी से
लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी दोस्तों। कहाँ? चीन में दोस्तों। दरअसल चीन ने दोस्तों 1958 में अपने यहाँ कृषि का औद्योगिकरण करने के लिए और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक पॉलिसी बनाई थी। लेकिन दोस्तों नीति क्रियान्वयन, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और दोस्तों कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा वगैरह की परिस्थितियों के कारण यह पॉलिसी काम नहीं की और इसके विपरीत प्रभाव हो गया। तो दोस्तों वहाँ भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसमें लगभग 30 लाख लोगों की मौत हुई थी लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत। तो ये चीन की है, याद रखिएगा। यहाँ इन्होंने 2 करोड़ 1959 से 61 तक 3 वर्षों में 2 करोड़ लोग बताए हैं। कहीं कहीं 30 लाख मिलता है, खैर वो हमको याद नहीं करना है। अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित, और हाँ दोस्तों चीन ने ऐसी एक नीति और बनाई थी, कौन सी? वन चाइल्ड पॉलिसी दोस्तों बनाई थी। कब? 1979-80 में बनाई थी, 79-80 में बनाई थी। और जब चीन ने देखा कि जनसंख्या जो है चीन की ज़्यादा वृद्धि हो रही है, तो उसने वन चाइल्ड पॉलिसी को 2016 में ख़त्म कर दिया। ये याद रखिएगा, 2016 में ख़त्म कर दिया। अब तो हम उससे आगे पहुंच गए हैं। अगला सवाल है, अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था। दोनों कथन सही हैं। तो इस तरह से विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने कंप्लीट कर ली है। वीडियो यदि पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों आपको ढेर सारा धन्यवाद। अपने चित्त को, अपने चित्र को और अपने चरित्र को, तीनों को पवित्र रखते हुए दोस्तों माता पिता की खूब सेवा कीजिए, तभी कल्याण होगा। पुनः धन्यवाद।